अच्छा, तो आज हम ऑपरेटर्स देखेंगे, इसके अलावा हम थोड़ा वेरिएबल्स को भी देखेंगे। ये चीज भी हम देखेंगे कि हमने जो पीएचपी लिखी है कि हम लोग, देखो हम लोगों ने पीएचपी के अंदर एचटीएमएल लिखना सीखा ना, इको के इन्वर्टेड कॉमास में हम एचटीएमएल लिख सकते हैं। लेकिन हम एचटीएमएल के अंदर पीएचपी कैसे लिखते हैं, आज हम ये भी चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, सी में, जैम के फोल्डर के अंदर और htdocs के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पर हम लोगों ने जो फोल्डर का नाम रखा था वो पीएचपी रखा था। क्या रखा था? पीएचपी। इस फाइल को हम अपने वीएस कोड के अंदर कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद हम जो है वो लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था अपना काम। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना एक बच्चे की मार्कशीट बनाना चाहता हूँ यहाँ। ठीक है, क्या बनाना चाहते हैं, एक बच्चे की मार्कशीट बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पर। एचटीएमएल टेबल सबको आता है, आई होप सो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल का टैग ले लेंगे। टेबल का टैग लेने के बाद यहाँ पर हम लोग एक हेडर बनाएंगे। ऐसा ही हेडर में लगाएंगे एक रॉ। रॉ के अंदर हम लगाएंगे टीएच। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जितने टीएच आप लेना चाहो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 टीएच ले लिए। सबसे पहले टीएच होगा बच्चे के नाम का। दूसरे में हम रख देते हैं इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, तीसरे में हम रख देते हैं मैथ्स। और यहाँ पर हम रख देते हैं उर्दू। और यहाँ पर हम रख देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप रन करोगे, रन कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके? नहीं, अब हमें अपाची सर्वर ऑन करना पड़ेगा। जैम में चलते हैं, अपाची ऑन है, किस पोर्ट पे चल रही है, 80 पे। ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाने के बाद अपाची को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो सर्वर है वो लोकल होस्ट होता है। एंटर किया, यहाँ पर हमारे पास देखो यार है। अच्छा, अभी आपके पास ये डबल और फ्लोट आ रहा है क्योंकि पीएचपी में ऊपर लिखा हुआ है ये रहा। तो हम इन सब चीजों को कर देते हैं कमेंट। ठीक है, ये हमने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि हमारे किसी काम करने। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ दिखाना है। अभी कुछ इस तरह दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेरा टेबल है उसकी विद 100% हो जाए। क्या हो जाए? विद 100% हो जाए। तो मैं टेबल के अंदर आकर विद का एट्रीब्यूट दूंगा और उसकी वैल्यू दे दूंगा 100%। क्या दे दूंगा? 100%। तो आपके पास ये 100% पे फैल गया। ठीक है, पहले कंसाइज हो रहा था। ठीक है, एट्रीब्यूट से काम कर रहे हैं आप, सीएसएस से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी चाहो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको बॉर्डर भी देना है। क्या देना है? बॉर्डर। बॉर्डर का भी आपको पता है एट्रीब्यूट आता है, क्या आता है? बॉर्डर का एट्रीब्यूट हमने दिया, बॉर्डर मैंने दे दिया इसको 1। क्या दे दिया? 1। अच्छा, बॉर्डर 1 दे दिया। अब आपने देखा होगा कि बॉर्डर जो है ना वो आपके हेडर के ऊपर भी लग रहा है और आपके पूरे टेबल के ऊपर भी लग रहा है 2 दफा। अगर इसको सिंगल बॉर्डर करना है, क्या करेंगे? इसको हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। क्या कहते हैं? सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का भी आपके पास एट्रीब्यूट आता है। ठीक है, सेल स्पेसिंग आप इसकी कर दोगे 0। क्या कर दोगे? 0। जैसे ही 0 करोगे तो आपके पास सिंगल बॉर्डर हो गया। ठीक है, सिंगल बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पर मुझे नीचे बच्चे का नाम दिखाना है। चलो भाई, हम क्या करेंगे, टी हेड के बाद जाके हम लोग एक टी बॉडी लगाएंगे, टेबल की बॉडी बनाएंगे। उसके अंदर एक रॉ क्रिएट करेंगे, टी आर। और उसके अंदर टी डी हम रिस्पेक्टिवली, जितने हमने हेडर्स बनाए उतने ही टी डी बनेंगे, यानी कि 5। अब हम लोगों ने टेबल डेटा के अंदर सबसे पहले बच्चे का नाम दिखाना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सिद्दीक। ठीक है, सिद्दीक लिखने के बाद यहाँ पर मैंने जो है वो सिद्दीक के इंग्लिश के मार्क्स, एक काम करता हूँ यहाँ पर ना, मैं एक और मार्क्स जो है वो ले लेता हूँ। और 5 हो जाएंगे ना, फिर यहाँ पर उसको कह देते हैं इस्लामियात। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस्लामियात के लिए भी ले लिया। तो यहाँ पर आपके पास और कॉलम्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आगे मुझे क्या करना है कि अब इसको भी मुझे एक बढ़ाना पड़ेगा। अब सिद्दीक आ गया। सिद्दीक के इंग्लिश के मार्क्स मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिए 90, मैथ्स के मैंने लिख दिए 84। ठीक है, और मैंने उर्दू के लिख दिए फॉर एग्जांपल 56। ठीक है, इसके अलावा मैंने कंप्यूटर के मार्क्स लिख दिए 40। ठीक है, और मैंने इस्लामिक के लिख दिए 99। तो आपको यहाँ पर ये रिजल्ट शो हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही, ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर ये मार्क्स आ गए। अब इसके नीचे मैं एक और रॉ बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर सिर्फ मैं परसेंटेज दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? परसेंटेज। वैसे अगला कॉलम भी बनाया जा सकता है लेकिन आपको थोड़ा सा कॉल स्पैन भी रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और रॉ बनाऊंगा नीचे। क्या बनाऊंगा? टी बॉडी के अंदर एक और रॉ बनाऊंगा। और उस रॉ के अंदर मैं जो है वो, मुझे पता है कितने टीडी लगेंगे, ये इतने ही लगेंगे। ऐसा ही है, रॉ रिपीट हो जाएगी। अब मुझे इनमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा ये फॉर्मेट नहीं होगा,
इनमें जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए एक चाहिए, जिसमें मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज। क्या लिख रहा हूँ? परसेंटेज। और ये आपके पास यहाँ आ गया। अब परसेंटेज तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं आपका जो अगला टीडी होगा वो आपके ये पूरे जितने 1 2 3 4 5 कॉलम है उसकी जगह लेगा। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर एक टीडी लगाता हूँ यूं करके, तो वो सिर्फ इधर ही बन रहा है। ये जो डार्क शेड है इससे पता चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं कुछ इस तरह इन सबको कॉपी कर दूं, 5 को, तो इस तरह से आपके पास क्या हो रहा है कि अलग अलग कॉलम बन रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक का एक कॉलम बने। क्या बने? एक कॉलम। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं टेबल में? कॉल स्पैन और रॉ स्पैन। भूल गए हो? ठीक है, सेल्स को मर्ज करने के लिए टेबल में हम कॉल स्पैन या रॉ स्पैन यूज करते हैं। अगर आपको कॉलम्स को मर्ज करना है तो कॉल स्पैन यूज करते हैं, रॉस को मर्ज करना है तो रॉ स्पैन यूज करते हैं। अब यहाँ पर मुझे किसको, कॉलम्स को मर्ज करना है ना? किसको? कॉलम्स को। तो अब मुझे परसेंटेज के बाद वाला जो कॉलम है, जो टीडी है, परसेंटेज के बाद वाला जो टीडी है, उसके अंदर आके लिखूंगा मैं कॉल स्पैन। क्या लिखूंगा? कॉल स्पैन। अब कॉल स्पैन के अंदर मैं वैल्यू क्या दूंगा? मुझे जितने कॉलम मर्ज करने मैं उतना काउंट इधर दूंगा। यहाँ पर आपके पास मुझे इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, कंप्यूटर और इस्लामियात का ये वाली रो का कॉलम मर्ज करना है। तो यहाँ पर मुझे बताओ ये कितने कॉलम्स हैं? कितने कॉलम्स हैं? इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, कंप्यूटर, इस्लामियात। 5 है। कितने? 5 है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूं और 5 लिखने के बाद मैं ये सारे नंबर्स यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ ये कर दूं कि मैं अभी डमी के लिए यहाँ 90% लिख दिया और रिफ्रेश करूँ, तो देखो एक कॉलम बन गया। बन गया। ठीक है, ये कॉलम बनने के बाद अब यहाँ पर आपके पास जितना भी डेटा है वो हमने स्टैटिक लिखा है। ऐसा ही है। जितना भी डेटा है, जितने भी नंबर्स हैं, स्टैटिक है। और मुझे नहीं पता कि परसेंटेज सही भी निकल रही है, नहीं नहीं निकल रही। इन फ्यूचर अगर मुझे डेटा चेंज करना होगा तो मुझे हर जगह जाके चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 80 भी कर देता हूँ तो 80 मार्क्स करने से परसेंटेज में फर्क आएगा। अब दोबारा परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, दोबारा लिखूंगा? नहीं। ये मेरे लिए फ्रस्ट्रेटेड और मेरे लिए लंबा काम है। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल्स का यूज करूंगा, पीएचपी के वेरिएबल्स का यूज करूंगा। अच्छा भाई, अब इसको आप एचटीएमएल को ऐसे ही रख के भूल जाओ। ऊपर आए, हमने यहाँ पर पीएचपी की बॉयलर प्लेट खोली, क्या होती है? यही होती है ना? ठीक है। ये खोलने के बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया नेम नाम का, जिसके अंदर आपने बच्चे का नाम स्टोर कर दिया। हमने कह दिया बच्चे का नाम है सिद्दीक। ऐसा ही है। ठीक है, नाम स्टोर कर दिया। नाम स्टोर करने के बाद आपके पास किस चीज के मार्क्स हैं यहाँ पर? याद करो, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, कंप्यूटर, इस्लामियात। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने यहाँ पर ईएनजी नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने मार्क्स रख दिए 90। ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश, मैथ्स का एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मैंने मार्क्स रख दिए 50। ठीक है। और मैंने इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने रख दिए 89 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और फिर उर्दू के बाद कंप्यूटर, COMP के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 54 रख दिया। ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया लास्ट, जो कि इस्लामियात के लिए है। ठीक है। और उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी 99। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आपने सारे वेरिएबल्स क्रिएट करके उनमें वैल्यूज रख दी। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अभी तक हमने वेरिएबल बनाए, ये तो हम पिछली क्लास में भी करते आ रहे थे। अब मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्टेन मल्टीप्लाइड बाय 100। वो एक ही बात है। ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यानी 5 सब्जेक्ट है तो 500 मार्क्स। ठीक है। ये आपके पास किस चीज का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। इसमें आपको 100 भी पता है, इसमें आपको 500 भी पता है, आपको ऑब्टेन मार्क्स नहीं पता। ऐसा ही है। अब ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकलेंगे? फॉर्मूला के थ्रू निकलेंगे। ऑब्टेन मार्क्स क्या होते हैं कि जितने बच्चे ने सारे सब्जेक्ट्स में अचीव किए उनका सम, उनका उनका पूरा एडिशन नंबर जो होता है वो आपके पास ऑब्टेन मार्क्स होता है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ऑब्टेन मार्क्स के नाम से। और बनाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उनमें प्लस कर दो। किसको प्लस कर दो? मैथ्स के मार्क्स को प्लस कर दो। फिर उसमें प्लस कर दो उर्दू के मार्क्स को। ठीक है। और उसमें प्लस कर दो किसके मार्क्स को? कंप्यूटर के मार्क्स को प्लस कर दो। और इसके साथ साथ आप उसमें प्लस कर दो इस्लामियत के मार्क्स। ठीक है, ऑप्टेन निकला है। अब परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है? हमने अभी देखा, ऑप्टेन मार्क्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे
500 से जितना भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बन रहे होंगे, और इसको हम स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल के नाम से जिसको हम कहते हैं पीईआर यानी परसेंटेज। ठीक है। अब परसेंटेज इस वेरिएबल में आ रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास डायनेमिकली काम हो रहा है। मैं मार्क्स चेंज करूंगा परसेंटेज बदल जाएगी, क्योंकि वो हर दफा रिफ्रेश पे कैलकुलेट होगी, हर दफा परसेंटेज कैलकुलेट होगी जो असली परसेंटेज होगी। लेकिन ये जो नीचे स्टैटिक डेटा है ये आपके पास अपडेट नहीं होगा, ये आपको खुद से अपडेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई मैंने जितने भी वेरिएबल्स बनाए वो मैं यहाँ पर अगर पास कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम पीएचपी के अंदर, सॉरी एचटीएमएल के अंदर पीएचपी कैसे लिख सकते हैं। पीएचपी लिखने के लिए आपको पता है पीएचपी की बॉयलर प्लेट लगानी पड़ती है। आपको लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन, यही लगाते हैं ना। अब यहाँ पर अगर मुझे सिद्दीक को प्रिंट करना है, सिद्दीक को मतलब कि मुझे अपना डॉलर नेम वाला वेरिएबल प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए क्या स्टेटमेंट यूज होती है? इको। क्या स्टेटमेंट यूज होती है? इको। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और आने के बाद सिद्दीक को यहाँ मिटाऊंगा, मिटा दिया। ठीक है। अब सिद्दीक मेरे पास डॉलर नेम वाले वेरिएबल में रखा हुआ है, ऐसा ही है, जो कि इसी पेज पर मौजूद है। यहाँ पर मैं लगाऊंगा पीएचपी की बॉयलर प्लेट। क्या लगाऊंगा? पीएचपी की बॉयलर प्लेट, और इस बॉयलर प्लेट में मैं इको कर दूंगा डॉलर नेम। इसको इको कर दूंगा इस तरह से, बहुत सिंपल है। पीएचपी आपको इतना ओपन सोर्स देती है, इतना आपको खुली छूट देती है कि आप पीएचपी को एचटीएमएल में कहीं भी बॉयलर प्लेट खोलो और कुछ भी लिखो। ठीक है, इतना आसान है। देखो मैंने टीडी के बीच में पीएचपी लगाई और उसमें डॉलर नेम वाला वेरिएबल प्रिंट कर दिया। अगर ऐसे में डॉलर नेम लिखता तो सिर्फ डॉलर नेम ही लिखा हुआ आ रहा होता। पीएचपी लगाना जरूरी है कि उसको पता चले एचटीएमएल को कि पीएचपी का वेरिएबल यूज कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आके अगर आप देखोगे अपने उस पे, तो आपके पास सिद्दीक का नाम आ रहा है, देखो स्टिल आ रहा है। ऐसा ही है, इसका मतलब मेरा वेरिएबल काम कर रहा है। अब यही सेम चीज आपने जो है वो सारे टीडीज के अंदर पेस्ट कर देनी है। पेस्ट कर दी भाई हमने। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो दूसरा है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए हमने ईएनजी रखा था, ऐसा ही है। और मैथ्स के लिए मैथ्स का वेरिएबल बनाया था। और उर्दू के लिए उर्दू का वेरिएबल, कंप्यूटर के लिए सीओएमपी का वेरिएबल, और इस्लामियत के लिए हमने इस्लामियत नाम का पूरा वेरिएबल बनाया था। यहाँ पर आओगे देखो मार्क्स अब आपके पास आ गए। देख रहे हो किस तरह से हमने आसानी से एचटीएमएल के अंदर पीएचपी को एम्बेड कर दिया। अब परसेंटेज रह गई। परसेंटेज ये तो हेडिंग है, परसेंटेज यहाँ शो करानी है ना। यहाँ पर भी आपने वो पीएचपी लगाया और यहाँ पर आपने इको कर दिया परसेंटेज का वेरिएबल। यहाँ देखोगे तो अब आपके पास ये परसेंटेज आ गई। ठीक है। अब इसके साथ परसेंट का साइन लगाना है, तो ये पीएचपी यहाँ पर परसेंटेज प्रिंट करेगी। पीएचपी जहाँ खत्म हो रही है इसके फौरन बाद आपने परसेंट का आइकन लगा दिया। ठीक है, टीडी के अंदर रहते हुए, तो यहाँ पर अगर आप आगे देखोगे तो आपको परसेंट का आइकन। अब आप डायनेमिकली इसको चेंज कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर आऊं ऊपर और मैं इस 50 को 80 कर दूं, तो अब आपके पास परसेंटेज में फर्क पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा। देखो डायनेमिकली आपके पास प्रिंट हो रहा है। ठीक है। तो ये कराने का मकसद था कि आपको पता चले कि एचटीएमएल के अंदर पीएचपी को लिखते कैसे हैं। कहीं भी आपने बॉयलर प्लेट लगाई एचटीएमएल के अंदर और आपने कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। ये बड़ी अच्छी खास बात है कि पीएचपी की फाइल के अंदर आप एचटीएमएल भी लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, सीएसएस भी लिख सकते हो और पीएचपी भी लिख सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है। तो ये अच्छा एक सिंटेक्स आपको पीएचपी प्रोवाइड करती है। तो देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने एक परसेंटेज का टेबल बना लिया। ना ना, ये बात समझ आई है सबको? आगे पढ़े, यही प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़े, प्रैक्टिस। अच्छा, तो अब हम लोग जो है वो मूव करते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। किसकी तरफ? ऑपरेटर्स डॉट पीएचपी नाम की मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली, और पीएचपी लिखने के लिए आपको पता है पीएचपी की बॉयलर प्लेट लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ लिखने के बाद हम इसके सेंटर में आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ चीजें यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटर्स यूज क्यों होते हैं? जब भी आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है या सिचुएशंस डिफाइन करनी है, कंडीशंस डिफाइन करनी है, तो आप क्या यूज करते हो? ऑपरेटर्स का यूज करते हो। अब ऑपरेटर की जो सबसे पहली टाइप आती है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो वो क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या पढ़ते हुए आ रहे हो भाई? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो आपने पीएचपी में, जावास्क्रिप्ट में और इवन मैथ्स के अंदर भी पढ़े हैं, जिनमें आपके पास प्लस यानी एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
मॉड्यूलस, परसेंट का साइन मॉड्यूलस, ये बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल का आपके पास ऑपरेटर यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ये सारे ऑपरेटर्स देखते हैं भाई करते क्या है, किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, ये आपके पास एडिशन ऑपरेटर है, अगर ये नंबर्स के साथ यूज होगा, ठीक है। और ये आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, ठीक है। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, और ये आपके पास डिवीजन ऑपरेटर है, जिसको हम डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं। और इसके बाद वाला जो है वो आपके पास कौन सा है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है। कौन सा है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है। और ये जो आखिरी वाला है आपके पास, ये कौन सा ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। कौन सा है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, अब आपके पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन है, ठीक है, वो ये है कि अगर आप दो, एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच इसको लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा। दूसरी बात, हर ऑपरेटर जब दो ऑपरेंड्स के बीच में लगता है तो इन रिटर्न आपको कोई ना कोई वैल्यू देता है। क्या देता है, कोई ना कोई वैल्यू देता है। अब वैल्यू की भी डेटा टाइप होती है, क्या होती है, डेटा टाइप। देखो अगर दो और दो प्लस होंगे तो इन रिटर्न मुझे नंबर ही मिलेगा ना, चार। ऐसा ही है, दो चार प्लस होंगे तो छह मिलेगा, इन रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है, नंबर ही मिल रहा है। यानी कौन सी डेटा टाइप मिल रही है, इंटीजर मिल रही है, ठीक है। तो अरिथमेटिक्स आपको, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको रिटर्न में क्या देते हैं, नंबर देते हैं। क्या देते हैं, नंबर, यानी कि इंटीजर देते हैं। क्या देते हैं, इंटीजर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर लिखूं इको 2+2, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक नंबर था, एक ऑपरेटर था, और दूसरा नंबर था, उसके बीच में मैंने एडिशन ऑपरेटर लगाया, तो मेरे पास सम होके दोनों नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही होना चाहिए। चलो भाई लेट्स सी, चेक करते हैं। यहाँ पर आया वापस, और यहाँ पर आने के बाद हमने फर्स्ट डॉट पीएचपी को मिटाया, और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऑपरेटर्स डॉट पीएचपी। चार आ गया, चार आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैं इको करके ऊपर जो है वो एक हेडिंग लगा देता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग लगा दी है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने टर्मिनेटर नहीं लगाया तो हमारे को ये शो नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर आए तो हमारे पास आ रहा है। अब देखो यहाँ लाइन ब्रेक करनी है, क्या करना है, लाइन ब्रेक करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, बीआर लगा देंगे भाई। यहाँ पर एंड में आके हम लोग यहाँ पर लगा देंगे बीआर, तो हमारे पास लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब ये मुझे फोर पता नहीं चल रहा है क्या है, इससे पहले मुझे एडिशन लिखनी है। क्या लिखना है, एडिशन। तो मैं कैसे लिखूंगा, इससे पहले स्ट्रिंग लगाऊंगा और इसके साथ कॉन्कैट कर दूंगा। कॉन्कैट के लिए आप क्या यूज करते हो, डॉट यूज करते हो। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलेगा, अभी बता दूं। ठीक है, यहाँ पर हमने एडिशन यूज किया, यहाँ हो गया तो रिफ्रेश करोगे, आपको क्या एरर, पार्स एरर, अनएक्सपेक्टेड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर .2। अब उसने जो डॉट था उसको .2 कर दिया। अब अगर स्पेस दे दूं जब भी कुछ नहीं होगा, चलो भाई अब एरर गया। अब चेक करते हैं, अब आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस देना लाजमी है। अगर आप डॉट इससे साथ लगाओगे तो वो समझेगा आप .2 लिख रहे हो, डेसिमल लगा रहे हो, .2 नहीं, हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉन्केट करके यहाँ पर 4 लगा दिया है। अच्छा, ये करने के बाद दूसरा आपके पास ऑपरेटर कौन सा है, इसको मैंने किया कॉपी, क्या है, सब्ट्रैक्शन है। क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अगर दो नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आप माइनस का यूज करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई यानी कि स्टेरिक का सिंबल यूज करते हो। अब यहाँ पर आपको ब्रेक भी लगाना है, तो एक काम करते हैं कि इस टू के बाद एक और स्ट्रिंग को कॉन्कैट करते हैं और यहाँ पर हम बी आर दे देते हैं। क्या ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने साथ में बी आर भी कॉन्केट कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास एक नीचे आ गया, ब्रेक हो गई लाइन, ठीक है। लाइन ब्रेक होने के बाद अब यहाँ पर आपने दोबारा से जो है वो इस लाइन को किया कॉपी, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास अगला क्या है, डिवीजन है, ठीक है। अब डिवीजन के अंदर ना काफी ज्यादा चीजें होती हैं। एक तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 1 आएगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है कि, यहाँ तुम लोगों को दिखाता हूं मैं,
ये देखो, ये जो इमेज है इसको मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ। आपके पास जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो, ये 2 को डिवाइड कर रहा है 12 से, ऐसा बोलेंगे नहीं, 12 को डिवाइड कर रहा है 2 से। किसको डिवाइड कर रहा है? 12 को 2 से डिवाइड कर रहा है। तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, जिससे हो रहा है उसको हम डिवाइजर कहते हैं, और जिस नंबर के थ्रू वो डिवाइड हो रहा है उसको हम क्वोशंट कहते हैं। 2 6 12, जिसके थ्रू वो डिवाइड हुआ उस नंबर को हम क्या कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद एंड में फिर जो आपके पास दो वैल्यूज आती है उसको माइनस करते हैं, और एंड में जो आपके पास ये बचता है नंबर माइनस करने के बाद उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर ही हमारे पास मॉड्यूलस होता है। जब आपको दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद ये वाली वैल्यू चाहिए तो आप मॉड्यूलस का यूज करोगे। किसका? मॉड्यूलस का, इस वाले ऑपरेटर का, परसेंट वाले का ऑपरेटर का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको क्वोशंट चाहिए, दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद आपको क्वोशंट चाहिए, तो आप डिवीजन यूज करोगे। क्या यूज करोगे? डिवीजन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल को करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 को डिवाइड कर देता हूँ 12 से। ठीक है। अब यहाँ पर किया तो मेरे पास 6 आना चाहिए क्वोशंट। डिवीजन किया ना, क्वोशंट 6 आना चाहिए। लेट्स सी 6 आता है नहीं आता है। देखो भाई ये क्या आ गया। क्या गलती है बताओ? मैंने अभी बताया। हाँ, मैंने 2 को डिवाइड किया है 12 से। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो मैंने कुछ इस तरह लिखा है इसको। 2/12, 2/12 डिवाइड हो सकता है? हमेशा पॉइंट में नंबर आएगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। मुझे कुछ इस तरह लिखना है कि 12/2। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, पूरा कट गया। नीचे 1 होता है तो वो काउंट नहीं होता, लेकिन न्यूमरेटर में 1 होता है तो वो काउंट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बेसिक मैथ्स मैथ्स है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये उल्टा लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा था 12 को डिवाइड करो 2 से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? ठीक है। इसी तरह आपके पास मॉड्यूलस कॉपी किया और पेस्ट किया। इसी चीज को हमने मॉड्यूलस में किया। मॉड्यूलस क्या आना चाहिए इसका? 0। क्या आएगा? 0। इसी तरह अगर मैं 2 को यहाँ लिखता तो कुछ और आता। तो 12 मॉड्यूलस 2। 12 मॉड्यूलस 2 का मतलब है कि 12 को 2 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बच रहा है वो दे दो मुझे। इस दफा मुझे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्या देगा? ये वाली वैल्यू जो रिमाइंडर है ये मुझे देगा। इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। रिमाइंडर को क्या कहते हैं? मॉड्यूलस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला आ जाता है वो आता है एक्सपोनेंशियल। क्या आता है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपके पास ये दो स्टेरिक वाला होता है। ये बेसिकली पावर निकालने के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा, ठीक है, कि अगर आपको 2 की पावर 3 निकालनी है तो आप 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। अब इसको आप ऐसे ऐसे करने के बजाय कि आप 2 × 2 × 2 लिखो, आप एक्सपोनेंशियल के थ्रू डायरेक्टली किसी भी नंबर की कोई भी पावर निकाल सकते हो। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ये काम करता है। अब यहां पर आपने क्या करना है इसके अंदर, कि आपने दो नंबर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 और 3। अगर आप इसके बीच में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगाते हो तो इसका मतलब है ये आपकी बेस है। 2 क्या है? आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लिखोगे वो बेस होगा, और जो राइट हैंड साइड पे नंबर लिखोगे वो उसकी पावर होगी। यानी हम कह रहे हैं 2 की पावर 3 निकालनी है। अगर 3 यहाँ लिखता तो हम 3 की पावर 2 निकाल रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए? आ गया। ये आपके पास क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल डबल स्टेरिक हम जिसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 2 + 2, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ऐसा ही है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर ना एक चीज है कि आपको पता होनी चाहिए। ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ऐसा ही है, इसको क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। और ये जो दो नंबर्स हैं जिनके बीच ऑपरेटर लगता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। और इस पूरी चीज को हम कहते हैं ऑपरेशन। क्या कहते हैं? ये हमारा एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक एक्सप्रेशन, एक ऑपरेशन। ठीक है। तो ये बातें भी आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। डन है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ आ गया, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की।
असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? हमने देखा है, हम जो इक्वल साइन लगाते हैं हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन इस असाइनमेंट ऑपरेटर की भी थोड़ी टाइप्स होती हैं। ये आपके पास बेसिकली जब किसी और ऑपरेटर के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होता है तो उसकी टाइप्स बन जाती हैं। होता असाइनमेंट ऑपरेटर यही है। ठीक है, लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर की टाइप्स है उनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं कहते, उनको हम एडिशन असाइनमेंट, मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट ये कहते हैं। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज होता है कि आप जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे वो आप राइट हैंड साइड वाली जो चीज है वो आप असाइन कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को। यानी कि जो हम लिख रहे हैं डॉलर नेम हमारा हो जाए फॉर एग्जाम्पल जलीद हो जाए। ठीक है, जलीद मैंने यहाँ पर एक नाम लिख दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जलीद जो नाम है वो असाइन कर रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू डॉलर नेम को। ऐसा ही है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि आपको असाइन करता है। देखो, अगर मुझे तुम्हें कोई टास्क देना, होमवर्क करना है, तो मैं तुम्हें टास्क असाइन करूंगा कि तुमने होल्ड करना है या इसको करके आना है। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपके पास वैल्यूज को होल्ड करवाता है एक्सप्रेशंस या आइडेंटिफायर्स के अंदर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास, आपको पता है, एक तो ये इक्वल्स होता है, इसके अलावा आपके पास होता है प्लस इक्वल। ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँ इस पूरी चीज को और यहाँ पर रख दूँ। ठीक है, एक तो मेरे पास ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है इक्वल्स। इसके अलावा आपके पास प्लस इक्वल्स, यहाँ पर माइनस इक्वल्स, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स, डिवीजन इक्वल्स और मॉड्यूलस इक्वल्स और एक्सपोनेंशियल इक्वल्स। अब अगर आप यहाँ पर इनमें गौर करोगे तो आपको ये चीज दिखेगी कि अगर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन कर दूं तो उसकी टाइप्स बन जाती हैं। किसके साथ? अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये कहना गलत नहीं है कि आपके पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं वो अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इस ऑपरेटर को हम कहते हैं एडिशन असाइनमेंट। क्या कहते हैं? एडिशन असाइनमेंट। और इसको हम क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, मॉड्यूलस असाइनमेंट और एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट। अब इसका मकसद ये है कि जो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है वो सिर्फ इतना ये करेगा कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर देगा। लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर एडिशन वाला असाइनमेंट ऑपरेटर, कौन सा एडिशन असाइनमेंट है, उसका काम ये है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चीज है और राइट हैंड साइड वाली जो चीज है उन दोनों को ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसको दोबारा असाइन कर देगा। क्या करेगा? देखो, अगर मैं तुम्हें कुछ ये बोलूं कि यहाँ पर हम लोग पीएचपी की बॉलर प्लेट खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम यहाँ पर, मैं अगर तुम्हें एक बोलूं कि भाई आपके पास एक नंबर है num1 जिसमें स्टोर्ड है 10। ठीक है, और आपके पास एक वेरिएबल है num2 जिसमें स्टोर्ड है 20। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू को प्लस करना है और वापस असाइन कर देना, स्टोर कर देना num1 में, तो आप कैसे लिखोगे भाई? आप ऐसे लिखोगे कि सर आपने बोला है कि num1 को प्लस करो, इससे num2 के अंदर प्लस करो और वापस किसको देना है? num1 को। तो आप यहाँ पे लिख दोगे भाई num1 असाइंस टू एडिशन ऑफ बोथ। num1 असाइंस टू एडिशन ऑफ बोथ। तो आप ये क्या कर रहे हो कि दोनों को ऐड कर रहे हो और असाइन वापस से पहले वाले वेरिएबल को कर रहे हो। ऐसा ही है जो आपने एक्सप्रेशन में पहले लिखा है। ये आपके पास थोड़ी सी लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन होती है अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में लिखना चाहते हो। ठीक है। देखो अभी यहाँ क्या होगा, आपके पास num1 में क्या स्टोर था, num2 में क्या था, दोनों प्लस हुए, क्या हो गया, और ये हमने कहाँ स्टोर कर दिया? num1 में। num1 में अब क्या है? अब num1 में 10 नहीं है, अब num1 में हमने स्टोर कर दिया है 30। ठीक है। इसका शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशन ये होगा कि मैं लिख दूं num1 प्लस इक्वल्स num2। इससे क्या होगा कि आपके पास num1 ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल दोनों आपस में ऐड होंगे और वापस मिल जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा उसको, जो वैल्यू प्लस होके आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में वापस से स्टोर हो जाएगी अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, तो ये इसलिए शॉर्ट टर्म यूज होते हैं। अगर आपको खोल के लिखना है तो आप खोल के लिख लो, अगर आपको शॉर्ट प्रॉपर्टी लिखनी है असाइनमेंट की तो आप शॉर्ट प्रॉपर्टी लिख लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये बात समझ आती है? हाँ। हाँ, num1 के अंदर 30 आ जाएगा। अब अगर मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पर मैं इको करता हूँ मैं डॉलर num1 के। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद
दोबारा से मैं इसी लाइन को इको करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर भी मैं इको करता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, इस लाइन पर num1 की वैल्यू क्या है? 10 है। उसके बाद इस लाइन पर num1 की वैल्यू क्या है? क्या है? 30। कैसे पता चला? क्योंकि हमने क्या किया, num1 के अंदर 10 था, num2 के अंदर 20 था, दोनों प्लस हुए, num1 को मिल गया वापस, तो अगली लाइन पे जो num1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 30 होगी। अच्छा, अब दोबारा से ही हुआ, अब num1 में क्या स्टोर्ड है, num2 में क्या है, प्लस हुआ, 50 क्या हो गया, 50। इस लाइन पे आपके पास 50 आनी चाहिए। लेट्स सी आपके पास आ रही है नहीं आ रही है, रिफ्रेश करते हैं तो देखो आपके पास वैल्यूज आ रही है। इसको थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम इसको ऊपर पेस्ट करते हैं, और हम क्या पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पेस्ट किया और आपके पास ही कुछ इस तरह से आ रहा है। डन है। अब यहाँ पर हम सारे करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर प्रिंट करने हैं प्लस असाइनमेंट के साथ, तो मैं क्या लिखूंगा, ए को कर देता हूँ यहाँ पर, पहले स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ कि आपके पास जो num1 असाइंस एडिशन असाइंस टू num2 है वो आपके पास है। अब यहाँ पर आपने कॉन्कैटिनेशन कर दी किसके साथ, डॉलर। अब यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिख देंगे अपना, num1 असाइनमेंट इक्वल्स डॉलर num2। ठीक है, ये मैंने मैसेज लिखा है, स्टेटमेंट, ठीक है, दिखाने के लिए, और यहाँ पर मैंने ये कर दिया। रिफ्रेश करते हैं, आपके पास क्या आ गया, 30। ये तो प्रिंट कराने के लिए कि ये हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ चुका है 30। इसी लाइन को हमने किया कॉपी। अच्छा, कॉपी करने से पहले हम एक दफा इसके अंदर एक BR भी लगा देते हैं, ताकि अगली लाइन के लिए मुझे मसला ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया। अब आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है, और यहाँ पर भी आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक मसला आ रहा है, और वो ये है कि आपको कह रहा है अ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड। अब यहाँ पर आपके पास ये मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर रहे हो। ठीक है, तो एक, अब ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जो एक्सप्रेशन से वैल्यूएट होती है, स्पेशल इनकाउंटर्ड वैल्यूज होती है। ठीक है, इनकाउंटर्ड वैल्यूज होती है, इनको आप स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट नहीं कर सकते। अच्छा भाई सर, स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट नहीं कर सकते, सेपरेट तो कर सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम इको के अंदर लिख सकते हैं सेपरेट करके। लेट्स सी, अब हमारे पास एरर चले जाना चाहिए, देखो एरर चला गया। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का एरर हमारे पास चला गया, इसको कॉपी किया हमने, पेस्ट किया, और इस दफा हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट, और इस दफा हमने कर दिया मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट, हमारे पास 200 हो गया। ठीक है, सेम हमने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया। अब क्या है, डिवीजन असाइनमेंट है, और डिवीजन असाइनमेंट फिर से हमने यहाँ पर कॉपी किया। मॉड्यूलस असाइनमेंट भी होता है। ठीक है, कि अगर मॉड्यूलस निकाल के आप पहले वाले नंबर को दोबारा मॉड्यूलस असाइन करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास क्या बचा, एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट। क्या बचा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल निकाल के वापस पहले वाले वेरिएबल को यहाँ पर दे दो, तो यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंशियल आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हो, शॉर्ट प्रॉपर्टी लिखनी है तो आप शॉर्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हो। इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है ना? आगे बढ़े। नहीं, नहीं, नहीं। इसमें ऐसा है क्या जो तुम इतना हुआ है?